अच्छा जी। तो ये बेटा समर 2025 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। समर 2025 पेपर 12। ठीक है। चलो जी, अब ये इसमें से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है ना, तो वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ एलिमेंट क्यू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो अब ये कोई एलिमेंट है, एलिमेंट क्यू, दिस फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। An ion of Q has 10 electrons and 14 neutrons। तो अब पहली चीज तो हमें Q के बारे में क्या पता लग गई कि इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है। और Q का जो आयन है, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 14 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। तो अब Q का जो आयन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव आयन बनाता है, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 14 न्यूट्रॉन्स है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है। तो अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को ऑलरेडी आंसर मालूम हो, पता हो, बट ये कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो अब हमें ये पता है कि क्यू पॉजिटिव आयन बनाता है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है आयनिक फॉर्म में और 14 न्यूट्रॉन्स है। अब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन एटम ऑफ क्यू हैज ओनली टू ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो अब कह रहे हैं कि क्यू का जो एटम होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ दो ऑक्यूपाइड शेल्स होंगे। अब देखें, क्यू के आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो एटम है इसमें, इट हैज मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब एटम में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर दो शेल नहीं हो सकते, बिकॉज पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8। तो 10 तो यही होगा, तो थर्ड शेल यानी जो एटम होगा इसके पास एटलीस्ट तीन शेल्स तो होंगे। ठीक है। क्योंकि आयन में दो शेल्स हैं, तो जब ये आयन में दो शेल्स हैं तो इसका मतलब एक्चुअल एटम में दो से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि लॉस करने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो ए जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यू इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल तो ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज पॉजिटिव आयन बना रहा है। पॉजिटिव आयन मेटल्स बनाते हैं, तो बी भी इनकरेक्ट है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्यू इज 10। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एटम में 10 से ज्यादा होंगे। और हमें पता है एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसके पास 10 से ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे। तो सी भी इनकरेक्ट है। अब अगर ए बी सी इनकरेक्ट है, तो दैट मीन्स के करेक्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली अब डी ही होगा, बट हम डी को भी चेक करते हैं। द मास नंबर ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 24। नाउ मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14। 14 न्यूट्रॉन्स हैं। और प्रोटॉन ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 है, बिकॉज 10 तो लॉस करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। तो इन एक प्रोटॉन जो है इसके पास कितने होंगे? मोर देन 10। और 10 से ज्यादा होंगे तो 10 प्लस 14 ही 24 बन रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जो मास नंबर होगा वो 24 से ग्रेटर ही होगा। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी। ये समझ आई है बात आपको? हाँ जी बेटा। सबको क्लियर है ये? अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे। जो भी आपका ग्रुप है, अपने ग्रुप में जो है वो आप सवाल पूछ लें, या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रिएक्शन पाथवे डायग्राम इज शोन। ये एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अ रिएक्शन पाथवे डायग्राम इज शोन। ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि, अच्छा अब आप देख लें रिएक्शन पाथवे डायग्राम। रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो आई होप ये सबको मालूम होगा कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो तो ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की प्रोफाइल डायग्राम है। विच इक्वेशन डज द रिएक्शन पाथवे डायग्राम शोज। तो अब हमने कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन देखना है। तो अब देखें ये ए जो है, चले यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी
कि ए में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहे हैं, वाटर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है। और आपको याद होगा कि बॉन्ड फॉर्मिंग में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बॉन्ड, ये जो प्रोसेस है ए, दिस रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ए नहीं हो सकता, हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन ढूंढना है। यहाँ देखें हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, टूट के क्या बन रहे हैं, दो हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो दैट मीन्स के बी कुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहां तक मुझे नजर आ रहा है बी जो है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट रहा है, दो हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं, तो बी आंसर होना चाहिए। बट हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। वाटर गैस से लिक्विड फेज में जा रहा है। ठीक है, गैस फेज में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और लिक्विड फेज में क्या होगा, लिक्विड फेज में पार्टिकल्स मूव क्लोज टू ईच अदर, और जब क्लोज मूव करेंगे तो दैट मीन्स के क्लोज मूव करने के लिए दे हैव टू रिलीज एनर्जी, और यानी गैस से लिक्विड में जाने के लिए पार्टिकल्स को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, टू गोस फ्रॉम गैस टू लिक्विड दे हैव टू रिलीज एनर्जी, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मीन्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो गैस टू लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ आप देखें दो ऑक्सीजन एटम ज्वाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन एटम है, दे ज्वाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ये भी एक्सोथर्मिक है। तो द ओनली एंडोथर्मिक ऑप्शन इज बी, where hydrogen molecule breaks into hydrogen atoms. So the correct answer is B. ठीक है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, बॉन्ड मेकिंग एंडोथर्मिक होती है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, इज इट क्लियर? अच्छा देखिए बेटा, ये हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा एनर्जी ले रही है या बॉन्ड मेकिंग? तो यहाँ पे आप देखें, जो सिंपल आपके पास जो रिएक्शंस हैं, इसमें जैसे ऑप्शन ए को अगर आप देखेंगे, ऑप्शन ए में सिर्फ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ टूट तो रहा ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ए में, ये बेसिकली हाफ रिएक्शन है एक तरह का, इसमें सिर्फ आपको बॉन्ड मेकिंग शो कराई गई है। ऑप्शन ए में सिर्फ दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, और ये ज्वाइन होकर वाटर बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यहाँ टूट तो रहा ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम सेपरेट है। ठीक है, इसी तरीके से सी में आप देखें, ये स्टेट चेंज प्रोसेस है। ठीक है ना, वैसे ये हमने पढ़े नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन ये सिंपल है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डी में भी बॉन्ड ऑलरेडी टूटे हुए हैं, दो ऑक्सीजन एटम है, ज्वाइन हो रहे हैं, O2 गैस बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ए और डी जो है, इसमें सिर्फ बॉन्ड मेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आपको ये दिखाया गया कि ए में बॉन्ड मेकिंग हो रही है और डी में भी बॉन्ड मेकिंग, डी में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। जी बेटा, समझ आई ये बात? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपाउंड पी इज एन अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। कंपाउंड पी इज एन अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ठीक है, ये कोई अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10O। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर ऑफ कंपाउंड पी? ठीक है, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं? अब क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। अब हम इसके आइसोमर्स बना के देखते हैं। सबसे पहले चार कार्बन वाला अल्कोहल है, तो पहले तो आप चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हम OH लगा देते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे। तो ये 10 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, ये पहला आइसोमर हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, मैं सिर्फ बना के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने चेक करना है। अब उसके बाद चेन आप चार कार्बन की रखें, जैसे यहाँ पे चार कार्बन की चेन है, तो इसको चार कार्बन की चेन रखें। जो OH है, OH की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। अभी हमने कार्बन नंबर 1 पे लगाया हुआ है, अब इसको कार्बन नंबर 2 पे ले जाते हैं, 1 2 3 4। OH हम कार्बन नंबर 2 पे ले आए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओल, क्योंकि हमने OH की पोजीशन चेंज कर दी।
ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ OH कार्बन नंबर 1 पे था, यहाँ 1 2 पे। अब आप इसको 3 पे नहीं ले जा सकते बिकॉज फिर वो लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, अब हमें ब्रांचिंग करनी होगी। ठीक है, अब ब्रांचिंग करते हैं, 4 के बजाय 3 कार्बन की चेन कर देते हैं, 1 2 3, चौथा कार्बन ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, अब OH कहाँ लगाए। अच्छा, अब OH देखें, इसमें दो पोजीशंस बन सकती हैं। एक तो ये तीनों कार्बन एक जैसे हैं बिकॉज ये तीनों ही सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन पे OH लगा सकते हैं। तो सपोज मैंने OH जो है वो इसके साथ लगा दिया। ठीक है, अब बाकी हाइड्रोजन पूरे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th हाइड्रोजन ये है। ठीक है, अब इसमें देखें, 3 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, और ये एक OH आ गया फंक्शनल ग्रुप, और ये ब्रांच आ गई। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3। अच्छा, चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, एक और भी बन सकता है। अभी हमने देखें, OH जो है वो कार्बन नंबर 1 पे है, और ब्रांच जो है ये कार्बन नंबर 2 पे है। ये कार्बन नंबर 1 पे OH है और 2 पे ब्रांच है। अगर मैं दोनों एक ही कार्बन पे ले आऊं, यानी कि 1 2 3 सेकंड कार्बन पे ही ब्रांच हो और सेकंड कार्बन पे ही OH लगा दें। अब देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th हाइड्रोजन ये। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, अगेन हमारे पास चेन तो वही 3 कार्बन एटम्स की है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच है और OH है, और इस दफा दोनों सेम कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे ही कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब 3 से छोटी चेन हम कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 4। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, क्लियर है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, विच पार्टिकल कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनमें से किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। अब इसमें आप पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होगा, तो हम यहाँ पे साथ में पीरियोडिक टेबल भी खोल लेते हैं। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा बस। अच्छा जी, ये पीरियोडिक टेबल भी आ गया ताकि हम यहाँ से हेल्प ले सकें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्टिकल कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Mg2+, Mg2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। बट क्योंकि 2+ है, तो 2+ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, तो Mg2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। N3-, नाइट्रोजन 3- मतलब 3 गेन किए हुए हैं, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, और 3 गेन करेगा तो ये भी कितने हो जाएंगे, 10। तो N3- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन एटम है, डायरेक्ट इसका एटॉमिक नंबर देख लें, 10। तो नियॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। S2-, सल्फाइडाइन 2 गेन किए हुए हैं, और सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो 2 गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। तो सल्फाइडाइन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स दिस हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है ये तो खैर सिंपल सवाल था, ये सबको ही क्लियर होगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। द टेबल शोज डेटा अबाउट द 2 आइसोटोप्स इन अ सैंपल ऑफ द एलिमेंट यूरोपियम, यानी कोई एलिमेंट है यूरोपियम, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोप, ये आइसोटोप यानी समझे फर्स्ट आइसोटोप का मास, ये सेकंड आइसोटोप का मास।
ये फर्स्ट आइसोटोप की अबंडेंस, ये सेकंड आइसोटोप की अबंडेंस। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ यूरोपियन? तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए आर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास कितना है 150.92, तो पहले आइसोटोप के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी अबंडेंस से विच इज 47.81 प्लस दूसरा आइसोटोप इसमें ऐड करेंगे। दूसरे आइसोटोप का मास कितना है 152.92, 152.92 मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस 52.91। ठीक है, दो आइसोटोप्स थे, दोनों के मासेस को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ परसेंटेज 47.81 प्लस 52.19। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, आप देखें क्या आंसर आ रहा है। जी, इसको सॉल्व करके जरा मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ लें। यानी हमने आइसोटोपिक मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया है, फिर सेकंड आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया सम ऑफ अबंडेंस। तो अब इसका आंसर मुझे बता दें क्या आ रहा है आपके पास। हाँ जी। जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 151.96। हाँ जी, 151.96 यही आंसर आ रहा है। चेक किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल ठीक है, 151.96। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 151.96। ठीक है जी, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो देख लें ये फॉर्मूला। ठीक है, हमने सिंपल ए आर रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आइसोटोपिक मास, ये फर्स्ट आइसोटोपिक मास हो गया। ठीक है, मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, ये मास हो गया आइसोटोप का मास, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अबंडेंस से, फिर सेकंड आइसोटोप का मास उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ अबंडेंस से। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 151.96। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट अबाउट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्ट? नीचे चार स्टेटमेंट्स गिवन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब पहले तो आप ये डिसाइड कर लें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है। मेटल, नॉन मेटल, दैट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। और इसका फॉर्मूला क्या है? Mg के ऊपर चार्ज होता है +2, ऑक्साइड -2, तो फॉर्मूला क्या होगा? MgO। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं। इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, या ये तो सही है पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एनाइंस, मैग्नीशियम कैटाइंस होते हैं, ये तो यही गलत हो गया, मेटल्स के कैटाइंस होते हैं। इट इज एन आयनिक कंपाउंड, यस, एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन मोल्टन, यानी लिक्विड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये भी करेक्ट है। तो सी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। डी भी पढ़ लेते हैं। इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन, ये गलत हो गया क्योंकि आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो डी भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बॉन्डिंग का आइडिया आपको होना चाहिए। कंपाउंड का नाम पढ़ के उसका फॉर्मूला पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये आयोनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर उसी बेस पे आपने आंसर देना है। ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इज करेक्ट। चले अब सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लें। सिलिकॉन का सिंबल है SI और ये जो रोमन में 4 है ये क्या बता रहा है, सिलिकॉन का चार्ज +4। ऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2। क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Si2O4। सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2, 2 2 4, SiO2। फॉर्मूला आ गया। अब कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इज करेक्ट। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, आपको याद होगा हमने पढ़े थे डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2। तो सिलिकॉन 4 ऑक्साइड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इट इज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, यस ये करेक्ट ऑप्शन है, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। इट इज एन एलॉय, एलॉय मेटल्स के होते हैं, ये मेटल्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये भी इनकरेक्ट है। इट इज आयोनिकली बॉन्डेड, नो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो डी भी इनकरेक्ट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट रिलेटिव फॉर्मूला मास। MR कैलकुलेट करने, और इसमें सिर्फ जो ट्रिक है वो ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको करेक्ट फॉर्मूला पता होगा वो MR भी कैलकुलेट कर लेगा। तो और फॉर्मूले की ट्रिक आपको बताई हुई है चार्जेस के हिसाब से। तो कैल्शियम ग्रुप 2 का है, इस पे चार्ज +2। कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका फॉर्मूला CO3 और चार्ज होता है -2। ये याद रखने पड़ते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। तो +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, CaCO3। जिनको फॉर्मूले नहीं बनाना आते वो इसकी प्रैक्टिस करें। लिथियम ग्रुप 1 का है, Li+1। सल्फेट अगेन पॉलीएटॉमिक आयन है, याद रखना है SO4 2-। नहीं याद तो सल्फ्यूरिक एसिड में आज ही हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में, इसमें देख लें 2 हाइड्रोजन है तो सल्फेट पे -2 चार्ज होना चाहिए। यहाँ चार्ज बराबर नहीं है तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इसको क्रॉस करेंगे तो Li पे 2 आ जाएगा, सल्फेट पे 1। तो फॉर्मूला क्या है, Li2SO4। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg ग्रुप 2 का है, +2। Cl ग्रुप 7 का है, -1। क्रॉस करेंगे तो MgCl2। और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ग्रुप 1, +1। नाइट्रेट अगेन पॉलीएटॉमिक, -1। क्रॉस करेंगे कैंसिलेशन हो जाएगी, KNO3। तो आपके पास चारों फॉर्मूले आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लिथियम सल्फेट Li2SO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब आप इन चारों के MR कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे ये एटॉमिक मासेस भी गिवन है तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लिथियम सल्फेट। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल किसी का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 cm³ ऑफ इथीन। अच्छा, अब ये ऑर्गेनिक प्लस मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम जरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब देखें सवाल क्या है। 100 cm³ ऑफ इथीन, इथीन का फॉर्मूला याद होगा आपको, C2H4। इथीन 2 कार्बन वाला अल्कीन है। 100 cm³ ऑफ इथीन इज कंप्लीटली combusted with 400 cm³ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन है, तो कंबशन होगी तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इथीन कितना है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया कि इथीन कितना है, 100 cm³ ऑफ इथीन reacts with 400 cm³ of oxygen, cm³ of oxygen. The volume of both gases are measured at RTP, room temperature पे volume measure किया गया। What is the final volume, what is the final volume of gas in the mixture measured at RTP। ठीक है, तो अब पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मीथ इथीन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 2। अब ऑक्सीजन काउंट करें, 2 1 2, 2 2 4, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 + 2 6। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये इक्वेशन
बैलेंस होगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इन मिक्सचर एट आरटीपी। अब देखें यहाँ जो सब्सटेंस है इसमें वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो वाटर काउंट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस ही होती है, ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, और इथीन कोवेलेंट कंपाउंड ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाकी सब गैस है। तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इन द मिक्सचर मेजर्ड एट आरटीपी, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन मिक्सचर का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या था, 100 cm³ ऑफ इथीन रिएक्ट्स विद 400 cm³ ऑफ ऑक्सीजन। सवाल समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, हमें और इथीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया गया, हमने रिएक्शन बनाया, बैलेंस किया, और यहाँ पे आरटीपी पे मुझे फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो इसलिए वाटर जो है वो लिक्विड। अब देखें इथीन का, अब इसको सॉल्व करते हैं। इथीन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ इथीन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1:3 का रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास 100 cm³ ऑफ इथीन है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था, 1:3 के रेशियो के हिसाब से। अगर यानी ये जितना भी है ये उसका 3 टाइम्स होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ये 100 cm³ है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था, 300 cm³। तो इसका मतलब 100 cm³ ऑफ इथीन विल रिएक्ट विद 300 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मतलब ये क्या होगा कि 400 में से 100 cm³ ऑक्सीजन बच जाएगा। यानी कि इथीन का और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:3। तो अगर ये 100 cm³ है तो ये कितना होना चाहिए, 100 × 3, 300 cm³, and we have 400 cm³, so we can say that oxygen is in excess, and in the final volume, एक तो ये चीज हमें पता लग गई, in the final volume जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, in the final volume we have 100 cm³ of ऑक्सीजन। 300 तो रिएक्ट कर जाएगा 100 cm³ ऑफ इथीन के साथ, 400 में से 300 रिएक्ट कर जाएगा, 100 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 100 पूरा इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इस 400 में से 100 बचेगा। ठीक है, उसके बाद CO2 गैस भी तो बनेगी, वाटर तो लिक्विड है, ये तो हमने देखना ही नहीं है। अब इथीन के हिसाब से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इथीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है, 1:2। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है, 1:2। तो अगर इथीन 100 cm³ है तो ये इसका 2 टाइम्स बनना चाहिए। यानी अगर ये 100 cm³ है तो ये कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 2, 200 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस कितनी बनेगी, 200 cm³। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम में 100 cm³ ऑक्सीजन है और 200 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फाइनल वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, 200 + 100, 300। तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर इन द मेजर्ड एट आरटीपी, इट इज 300। 300 इज द करेक्ट आंसर। जी, इज इट क्लियर, समझ आइए बात? अच्छा, क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें, वो बताएं मुझे। रेशोज में प्रॉब्लम है या किस चीज में प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताएं। नो सर लिखेंगे तो मुझे तो ये तो, जो प्रॉब्लम आई है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है आप वो डिटेल में पूछे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें, हाँ शाबाश, ये कि यहाँ पे हमारे पास सवाल अगर आप पढ़ेंगे ना, बस अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है तो रिएक्शन आपको अगर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है अभी तो ऑब्वियसली रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इथीन का फॉर्मूला
वो आपको जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। इथीन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है। अब इसमें क्लियरली दोनों रिएक्टेंट्स का क्योंकि अमाउंट गिवन है, ठीक है। जब दोनों रिएक्ट, अगर आपको याद हो हमने जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ी थी, अच्छा चलें, वो फिर ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना तो उसमें आप देख लीजिएगा आवाज का अगर इशू हो रहा है आपको, हो सकता है नेट का कोई इशू हो रहा होगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल देखें, जब दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन है, इथीन का वॉल्यूम गिवन है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है, तब हमें डिसाइड करना है इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि इथीन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज 1:3 का रेशो है इथीन के और ऑक्सीजन। जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है तो 1:3 का रेशो आ रहा है। बेटा असल में ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट ही है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट ही है। वो तो रिएक्शन के आखिर में बच रहा है। यानी मेरे पास 400 cm³ ऑक्सीजन था, 400 में से 300 रिएक्ट कर गया, 100 बच गया। तो मैं कहूंगा कि 100 cm³ ऑक्सीजन बच गया है, प्रोड्यूस थोड़ी हुआ है। ठीक है, प्रोड्यूस तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हुई है। बात समझ में आई है बेटा आपको? मैंने 400 cm³ ऑक्सीजन लिया था, 400 में से 300 रिएक्ट कर गया, 100 बच गया। तो इसीलिए मैंने यही लिखा कि 100 cm³ ऑक्सीजन जो है वो बच गया है। ठीक है जी, क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। कह रहे हैं कि दी फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज दिस। ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। What is the percentage composition by mass of oxygen in hydrated sodium carbonate? ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट में इसका फॉर्मूला गिवन है Na2CO3.10H2O। कह रहे हैं इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, यानी ऑक्सीजन कितने परसेंट है। अब किसी भी फॉर्मूले में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है हमें। इट इज इक्वल टू जो भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, AR ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के जितने एटम्स होंगे डिवाइडेड बाय MR ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो अब देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ये आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे 16। अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। और अब आप इसका MR निकालेंगे, इस पूरे कंपाउंड का MR निकालेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया Na2CO3। अब वाटर का मास इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है और वाटर का मास होता है, आई होप कि सबको मालूम होगा, 18। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास MR आएगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का 46 प्लस 12 प्लस 48 106 प्लस 180 286। ठीक है, तो इसका MR कितना आ रहा है, 286 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 16 इंटू 3 48, 48 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 16.7। तो 16.8। ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? हाँ बेटा, वो जो 4 ऑक्सीजन है मैंने वाटर के मास को अलग से ऐड किया है। ठीक है ना, वाटर का मास मैंने ऐसे निकाल लिया, 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये 18 बन रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए ना, ये Na2CO3.10H2O, इस लिहाज से अगर आप देखेंगे ना तो फिर तो 4 भी नहीं है, 3 ये और 10 ये तो 13 हो जाएंगे। ठीक है ना, बट हम इसको अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। इसका मास फाइंड किया, इसका मास फाइंड किया और फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। यानी सोडियम कार्बोनेट का मास जो भी आ रहा है और वाटर के जो भी मास है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब बात समझ में आ रही?
ठीक है, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है बेटा ये? ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मोल्टन लेड ब्रोमाइड। और इलेक्ट्रोड जो है ये इनर्ट है, यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं या प्लैटिनम हो सकता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। विच रो आइडेंटिफाइज द पार्टिकल दैट कैरी चार्ज अलोंग ईच एरो। अच्छा, अब यहाँ पे हमें 4 एरो नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। कह रहे हैं कि विच रो आइडेंटिफाई द पार्टिकल दैट कैरी चार्ज अलोंग ईच एरो। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखें कि सोल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में कौन से पार्टिकल चार्ज फ्लो कराते हैं? आयन। और जो वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराते हैं, करंट। ठीक है, तो अब 1 पे देखते हैं। 1 क्योंकि वायर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली। तो अब या तो ऑप्शन बी है या सी है या डी है। उसके बाद 2 में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगेन ऑप्शन या बी है या सी है या डी है। ठीक है, तो बी। उसके बाद 3 जो है ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन में अच्छा, अब ये क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, एनोड की तरफ कौन से आइंस जाएंगे? ठीक है, एनोड की तरफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आइंस जाएंगे। और नेगेटिव आइंस हमारे पास सोल्यूशन में कौन से हैं? ब्रोमाइड आइन, क्योंकि लेड टू ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड आइन मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब या तो ऑप्शन हमारे पास बी में भी ब्रोमाइड आइन आ रहा है और सी में भी ब्रोमाइड आइन आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। और लास्ट है 4, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अंदर भी जो करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4 इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में, बस सिंपल ये ध्यान में रखें, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइंस। जो एक्सटर्नल वायर है इसमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रोड है, जो रॉड है, इसमें भी करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 वायर है, इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 वायर है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 सोल्यूशन है, और क्योंकि ये आयंस इस तरफ जा रहे हैं, कौन से आयंस होंगे? ब्रोमाइड आयंस। और 4 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमाइड आइन, इलेक्ट्रॉन्स, सी इज द करेक्ट आंसर। जी, क्लियर है ये?